Namaste dosto, welcome to Blue Wolf. In the series of Jaya, we had already completed our one lecture in which we had been seen the introduction of acoustic, reflection of sound in which we seen the reverberation, echo and absorption coefficient term. So in this video, we had to cover Sabine formula, acoustic planning of building and factors affecting architectural acoustics of building. So previously we had posted a video in which we covered all the questions of unit number 1 with respect to the numerical and most IMP questions. So if you hadn't watched it, so after this video you can also watch that video. Sabine फॉर्मूले पे बढ़ने से पहले आपको रिवर्बरेशन टाइम क्या ये जानना जरूरी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पे मैं शॉर्टली बता देती हूँ। रिवर्बरेशन टाइम इज नथिंग बट इको फॉर अ शॉर्टर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिली रीजन पे जाके चिल्लाते हो किसी का नाम और आप बंद कर देते हो चिल्लाना, फिर भी आपको वो आवाज सुनाई देती है ड्यू टू कि आपकी जो साउंड वेव है वो हार्ड सरफेस यानी कि जो भी रॉक्स है, हिली रीजन पे माउंटेन्स है, उनको टकरा के वापस आती है। वो जो आपकी ड्यूरेशन होती है वही आपका इको होता है और रिवर्बरेशन टाइम आपका सेम होता है बट शॉर्टर टाइम के लिए होता है। जैसे कि आप क्लैपिंग करते हो तो क्लैप करना आप बंद भी कर दो, उसके बाद भी फेडिंग साउंड आपको सुनाई देगा क्लैपिंग का फॉर फ्यूअर सेकेंड, वो आपका रिवर्बरेशन टाइम होता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रिवर्बरेशन टाइम T, वॉल्यूम ऑफ हॉल V, एरिया ऑफ सरफेस S एंड इट्स एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट A इज गिवन बाय Sabine फॉर्मूला। देखिए रिवर्बरेशन टाइम को T से डिनोट करते कैपिटल, वॉल्यूम ऑफ हॉल को V, यहाँ पे न्यूमेरिकल पे आपको वॉल्यूम ऑफ हॉल बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिनेमा, वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम कुछ भी बोलेंगे लेकिन V से डिनोट करेंगे। एरिया ऑफ सरफेसेस को S से और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट उसके जो होंगे रिस्पेक्ट टू उसको स्मॉल a से डिनोट करेंगे। यहाँ पे टोटल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं जो कि हमारा सरफेस एरिया का और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट होगा, वो हम बाद में देखेंगे। सेकेंडली हम यहाँ पे देखते हैं रिवर्बरेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड एज फॉलो। तो हमारा जो रिवर्बरेशन टाइम है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो फ्रीक्वेंसी और दूसरा रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। इसमें आप रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड भी लिख सकते हो क्योंकि कई बुक्स में यही दिया गया है, आपको टीचर्स भी यही पढ़ाएंगे, लेकिन आप दोनों लिखोगे तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगा। सबसे पहले मैं पढ़ के आपको बताती हूँ, इसके बाद मैं सभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। रिवर्बरेशन टाइम डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स बिकॉज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी। हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर द रिवर्बरेशन टाइम, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑकर क्विकली, एंड लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द रिवर्बरेशन टाइम, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑकर शॉर्टर। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिवर्बरेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन द रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉल, floors and ceiling, type and the arrangement of the material in the room impact if there are good reflectors of sound. Then the sound takes longer reverberation time. तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ कमरों में आपकी आवाज़ ज़्यादा देर तक गूंजती रहती है और कुछ जगह पे आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं गूंजती, यानी कि आती ही नहीं है। फिर कुछ जगहों पे अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करते हो तो जल्दी से गायब हो जाती है और कुछ जगह पे आप अगर धीमी आवाज़ में बात करते हो या फिर भारी आवाज़ में बात करते हो तो वो आवाज़ आपको देर तक सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का जवाब है आपका फ्रीक्वेंसी और रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले आप ये जान लो कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि आपकी हाई पिच होती है, लो फ्रीक्वेंसी यानी कि आपकी लो पिच होती है। हाई फ्रीक्वेंसी जैसे कि सीटी की आवाज़, ताली की आवाज़, घंटी की आवाज़, छोटे बच्चे के रोने की आवाज़, ये आवाज़ जो होती है ना वो आपको ज़्यादा इरिटेटिंग कराती है, कानों में आपको इनऑडिबल होती है ह्यूमन्स ईयर को। ये जो आवाज़ जो होती है ना ये जल्दी से फेड आउट हो जाती है। लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लो फ्रीक्वेंसी यानी कि लो पिच। फॉर एग्जाम्पल ढोल की आवाज़ हो गई, ड्रम की आवाज़ होगी, बेस की आवाज़ होगी, जो कि भारी भरकम आवाज़ें होती है। ये आसानी से आपको इरिटेटिंग नहीं लगती, आपको थोड़ा सा मेलोडियस लगती है। ये आवाज़ ज़्यादा देर तक गूंजती रहती है, जल्दी फेड आउट नहीं होती है। अब हम रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप बाथरूम में हो, आप बाथरूम में ताली बजाते हो तो आपकी ताली यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच हो गई, ठीक है। तो ताली जो होती है उसकी आवाज़ जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन उसी जगह पे उसी बाथरूम में अगर आप धीमी आवाज़ में हल्की सी भारी आवाज़ में या फिर कुछ गाना गाते हो मेलोडियस सा, तो वो आवाज़ आपकी ज़्यादा देर तक गूंजती, थोड़ा सा रिवर्बरेशन उसमें होता है, आपको सुनने में अच्छी लगती है। आप ट्राई करो ये एक्सपीरियंस करके। अगर आप थिएटर में हो तो सिनेमा हॉल में अगर बेस की आवाज़ जो होती है वो आपको ज़्यादा देर तक सुनाई देती है, लेकिन वही अगर आप चिल्लाते हो, ज़ोर से आवाज़ निकालते हो तो वो जल्दी फेड आउट हो जाती है, क्योंकि जो साउंड पैनल है उनमें वो उनको कंट्रोल करते हैं। ये आपके रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ साउंड में आता है। लेकिन यहाँ पे बेस जो कि आपकी लो फ्रीक्वेंसी है और चिल्लाना जो कि हाई फ्रीक्वेंसी है ये भी डिपेंड करती है। अगर आप खाली कमरे में हो तो खाली कमरे में बोलने से आपकी आवाज़ ज़्यादा गूंजती है, लेकिन जब आप कालीन, कारपेट, ठीक है, कर्टेंस, विंडोज़ वगैरह बंद कर देते हो, कुशन्स वगैरह लगाते हो
ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल लगाते हो, गुड रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ वाले, तो आवाज़ जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। तो कुछ देर तक वो बनी नहीं रहती, लेकिन भारी आवाज़ जो होती है वो ज़्यादा देर तक बनी रहती है। आई होप इन एग्जाम्पल से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई है तो मैं फाइनल एग्जाम्पल दे के आपको कंक्लूजन बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरे रूम में। मेरे सामने 2 वॉल्स हैं, ठीक है, एडजेसेंट। यहाँ पे मेरे कर्टन्स लगाए हुए हैं, विंडो बंद की हुई है। यहाँ पे मैं जो भारी भरकम आवाज़ से बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मेरा ईको हो रहा है ड्यू टू कि मेरी लो फ्रीक्वेंसी है। मेरी जो साउंड वेव्स है वो सामने वॉल है, ठीक है, मटेरियल से अलग अलग, उनको टकरा के वापस आ रही है, यानी कि एब्जॉर्प्शन, मेरी साउंड वेव निकल रही है, एब्जॉर्प्शन मेरा कम हो रहा है। दैट्स वाई मेरी जो साउंड वेव है लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी, वो टकरा के वापस आ रही है, जिससे मेरा रिवर्बरेशन हो रहा है, इको हो रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ज़ोर से बात करना स्टार्ट कर दूँ, यानी कि हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी, तो मटेरियल जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ड्यू टू कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, मेरी जो हाई फ्रीक्वेंसी से में जो साउंड वेव जा रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कम होगे। दैट्स वाई हमारा जो भी रिवर्बरेशन टाइम होगा वो कम होगा। ये आपको समझ में आएगा। हाई फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्प्शन हायर, रिवर्बरेशन टाइम लो, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी, हायर रिवर्बरेशन टाइम एंड एब्जॉर्प्शन शॉर्टर। ये समझ में आ गया। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी पे कैसे वो डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल। जैसे कि जो भी आपके सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि कर्टन्स हो गए, कुशन्स हो गए, ठीक है, सोफ़ा हो गया, जो भी हो गया, वो आपके सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। वो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जो आपके हार्ड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि वॉल हो गए, विंडोज़ हो गए, टेबल हो गया, जो भी हार्ड मटेरियल्स है, वो आपके साउंड को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आपके रूम की जो अरेंजमेंट है ना, उस पर भी आपका रिवर्बरेशन टाइम डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो हमने पहले एग्जांपल्स लिए थे, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी की पर्सपेक्टिव से समझा था कि कैसे डिपेंड करता है रिवर्बरेशन टाइम फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि रिवर्बरेशन टाइम कैसे डिपेंड करता है। पहला एग्जांपल है कि बाथरूम में जाके अगर आप क्लैपिंग करते हो, यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ साउंड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो आप फ्रीक्वेंसी वगैरह मैटर करता है, लेकिन आप उसको साइड में रख दो। सबसे पहले ये समझो, टाइल्स जो होती है बाथरूम की, वो हार्ड मटेरियल होती है। दैट्स वाई दे रिफ्लेक्ट द साउंड मोर, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे आपकी साउंड ज़्यादा देर तक गूंजती है, इको होता है और अच्छा लगता है सुनने में। वही अगर आप बाहर आके रूम में जो भी मटेरियल्स ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, वहाँ पे जाके आप गाना गाते हो, तो वो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि रूम में आपके कर्टेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। अब सेकेंडली, अगर आप थिएटर में जाओ, तो वहाँ पे दीवारों पे ना अकोस्टिक पैनल्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, ज़्यादा रिफ्लेक्शन को कम करते हैं। हालांकि जो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होती है जल्दी ख़त्म होती है, तो वो आपकी कंट्रोल कर लेते हैं वो ट्रैप से, ठीक है। बास ट्रैप्स लगाते हैं वो लोग, तो आपकी आवाज़ जल्दी से जल्दी ख़त्म ना हो। यानी कि यहाँ पे बैलेंस किया जाता है। आपकी आवाज़ ज़्यादा भी नहीं गूंजनी चाहिए और कम भी नहीं गूंजनी चाहिए। यह हम लोग देखेंगे आर्किटेक्चरल अकोस्टिक में कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, खाली कमरा वर्सेस आपका भरा हुआ ऑब्जेक्ट्स का कमरा। खाली कमरे में आप ताली बजाते हो, आवाज़ बोलते हो, ज़्यादा से ज़्यादा गूंजेगी, क्योंकि सिर्फ वॉल्स होती है वहाँ पे, सभी हार्ड मटेरियल्स होते हैं, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। वही अगर आप भरे हुए रूम में आते हो और वहाँ पे आप बोलते हो, तो आपकी आवाज़ कम से कम रिफ्लेक्ट होती है, ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, यानी कि बैलेंस रहती है। ये आपको समझ में आ गया कि आपका रिवर्बरेशन टाइम फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करता है और आपकी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करता है। रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ यानी कि बेसिकली ऑब्जेक्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि आप रूम को कैसे अरेंज करते हो, कैसे रखते हो, उस पर भी रिवर्बरेशन टाइम आपका डिपेंड करता है। ड्यू टू कि आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट्स वाई जो रिवर्बरेशन टाइम नहीं हो पाता। दैट्स वाई क्या होता है, आपका आवाज़ कम गूंजता है। और अगर आपके ऑब्जेक्ट ना हो, हार्ड सरफेस हो, तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है, टकरा के आती है आवाज़। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मेरे सामने वॉल्स है, तो मेरी आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने कर्टन्स वगैरह भी बहुत सारे लगाए हुए हैं, दैट्स वाई मेरी आवाज़ बैलेंस आ रही है। आपको थोड़ी बहुत आपको इको लग रहा होगा। अगर मैं कर्टन्स वगैरह हटा लूँ और सीधा रिकॉर्ड करना चालू कर दूँ, तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ गूंजेगी। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। आपको ये क्लियर हो गया होगा। Third point is that the reverberation time T is directly proportional to the volume V of the hall. That is T is directly proportional to V होता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि द रिवर्बरेशन टाइम T is inversely proportional to the coefficient of absorption coefficient A of different materials and surfaces S inside the hall. यानी कि T जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा V होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट एंड सरफेस एरिया होता है, जो भी पर्टिकुलर हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके।
यहाँ पे हम समीशन भी ले सकते हैं, यानी कि अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो तो हम समीशन यूज़ करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, वेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू समीशन ऑफ 1 to n ai into si is equal to a1 s1 plus a2 s2 plus a3 s3 goes to an sm। यहाँ पे आपका देखो s1 s2 s3 जो होते हैं वो क्या है, सरफेस एरिया है आपके डिफरेंट मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट के, और a1 a2 a3 क्या है, आपके उन्हीं मटेरियल्स ऑब्जेक्ट के कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो जो आपका टोटल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ए होता है वो आपका प्रोडक्ट होता है a इंटू एस। सिक्स पॉइंट इज वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देखिए के की वैल्यू आपको जनरली 0.161 ही दी ही रहती है, अगर नहीं दी होगी तो भी आपको 0.161 ही एज्यूम करके लिखनी होती है, लेकिन रेयरली आपको ऐसा कहा जाएगा कि के की वैल्यू 0.05 है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एक बता दूं कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि के की वैल्यू क्या है। जनरली तो 0.161 ही होती है, लेकिन रेयरली पूछा जाए तो अगर आपका वॉल्यूम एम क्यूब और सरफेस एरिया आपका एम स्क्वायर होगा तो आप के की वैल्यू 0.161 लिखोगे, तो आपका वॉल्यूम अगर एफ क्यूब और सरफेस एरिया आपका एफ स्क्वायर में होगा तो आप के की वैल्यू 0.05 लिखोगे। सो दैट्स वाई टी इज इक्वल टू 0.161 इंटू वी अपॉन ए एंड टी इज इक्वल टू 0.05 वी अपॉन ए। फाइनल फॉर्मूला आपका आता है दैट इज रिवर्बरेशन टाइम इज इक्वल टू के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जनरली वैल्यू इसकी होती है 0.161 इंटू वॉल्यूम ऑफ हॉल जो भी आपको दिया रहेगा अपॉन टोटल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ए विच इज नथिंग बट समेशन ऑफ ए इंटू एस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा न्यूमेरिकल्स ऑन सबाइन फॉर्मूला। देखिए आईएमपी वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल आपको कराए थे और आपको सॉल्व करने के लिए भी दिए थे, तो वो आप ज़रूर से कर लेना। यहाँ पे देखिए सीलिमा हॉल का वॉल्यूम आपको दिया गया है 7500 मीटर क्यूब और टोटल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आपको दिया गया है 825 मीटर स्क्वायर। तो आपको रिवर्बरेशन टाइम निकालना है बेसिकली। तो गिवन हमें लिखेंगे यहाँ पे कि हमें क्या दिया गया है, वी हमें दिया गया है और ए हमें दिया गया है। टू फाइंड हमें क्या करना है, रिवर्बरेशन टाइम करना है। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या है वो हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू, अब देखो के की वैल्यू नहीं दिए गए तो मैंने बोला था जनरली आप 0.161 ही यूज़ करोगे और आपको दिख रहा है सब मीटर में है तो आप वही यूज़ करोगे। तो टी इज इक्वल टू 0.161 इंटू वी अपॉन ए एस वेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू ए एस। अब टी की वैल्यू लिखोगे 0.161, वी की वैल्यू है हमारे 7500 और हमारी ए की वैल्यू है 825। जो भी आंसर हमारा आएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 1.46 सेकेंड्स आ रहा है, यूनिट देना मत भूलना क्योंकि रिवर्बरेशन टाइम हमारा सेकेंड्स में ही होता है। रिजल्ट लिखोगे आप यहाँ पे कि द रिवर्बरेशन टाइम ऑफ सिनेमा हॉल इज 1.46 सेकेंड अप्रॉक्स। अब इतना छोटा न्यूमेरिकल तो आपको 6 मार्क्स के लिए आएगा नहीं, जैसे कि मैंने आईएमपी वाली वीडियो में सब कुछ क्लियर करा दिया था कि ये छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये 6 मार्क्स के मार्किंग स्कीम में नहीं बैठते। तो इसलिए यूनिट 1 से आपका या तो सबाइन फार्मूला वाला न्यूमेरिकल आएगा या तो आपका फ्रीक्वेंसी वाला न्यूमेरिकल आएगा जो कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन या पीजोइलेक्ट्रिक में से आएगा। उन दोनों न्यूमेरिकल 6 मार्क्स के लिए, ये दोनों न्यूमेरिकल 6 मार्क्स के लिए नहीं बैठते हैं, दैट्स वाई दोनों में से कोई भी एक आएगा और उस एक न्यूमेरिकल में और एक क्वेश्चन मर्ज किया जाएगा, जैसे कि टेल अल्ट्रासोनिक प्रॉपर्टीज़, टेल फॉर एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक, टेल डिफाइन दिस एक्सेट्रा कुछ भी मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा जो कि टोटली आपका 6 मार्क्स के लिए वैलिड होता है। Now we are going to sing the acoustic planning of building and factors affecting architectural acoustic of buildings। मैं यहाँ पे और एक न्यूमेरिकल लेने वाली थी लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये हमारा लास्ट टॉपिक है तो हम जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। Architectural acoustic is the science of how sounds behaves inside a building. It's all about controlling how sounds traverse, reflects or absorbs so that the people can hear clearly without echoes or noise. It's to improve the quality of sound in rooms like classrooms, auditoriums and theater. Basics thing जो हमने देखी और हमें यहाँ पे यूज होने वाली है कि जब साउंड रिफ्लेक्शन होता है तो इको होता है, जब साउंड एब्जॉर्प्शन होता है तो इको कम होता है, जब रिवर्बरेशन होता है तो साउंड प्रोलॉन्ग्ड होता है यानी कि ना ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है, और जब साउंड ट्रांसमिशन होता है तब एक रूम से अनदर रूम में जाता है। जैसे कि हमने देखा था बाथरूम में हार्ड सरफेस होता है, दैट्स वाई द साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट एंड इको प्रोड्यूस। जब थिएटर में आपके सॉफ्ट मटेरियल ज़्यादा होते हैं जैसे कि कारपेट, कर्टेंस, तो वो साउंड को सॉफ्ट एंड क्लियरली प्रोड्यूस करता है रादर दैन मच इको। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक। द फर्स्ट पॉइंट इज शेप एंड साइज ऑफ रूम। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कर्व्ड वॉल होते हैं, बहुत सारे डोम्स होते हैं कर्व्ड, आपने बहुत सारे स्कूल सर्कुलर्स देखे होंगे, रूम सर्कुलर्स देखे होंगे। तो होता क्या है ना कि प्रॉपर साउंड प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। हालांकि अगर आप रेक्टेंगल
रेक्टेंगुलर रूम देखते हो, स्क्वायर रूम देखते हो, तो उसमें क्या होता है ना, प्रॉपर प्रोपोर्शन में साउंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट्स वाई क्या होता है ना, इको बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड एस्पेक्ट इज अबाउट रिवर्बरेशन टाइम। तो फैक्टर क्या होता है ना कि ज़्यादा रिवर्बरेशन टाइम भी ना अफेक्ट करता है साउंड को। तो रेमेडी ये है कि our reverberation time should be 0.6 to 1.2 फॉर क्लासरूम। अभी हर एक बिल्डिंग या फिर रूम के लिए अलग अलग उनके एस्पेक्ट होते हैं। जैसे कि क्लासरूम के लिए हमें कम रिवर्बरेशन टाइम चाहिए, थिएटर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा रिवर्बरेशन टाइम चाहिए। अगर क्लासरूम में ज़्यादा रिवर्बरेशन टाइम ले ले तो क्या होगा, वर्ड्स कोलैब होंगे टीचर्स के, जो भी बोल रहा है वो बाकी लोगों को सुनाई नहीं देगा। तो क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स, जस्ट लाइक अकोस्टिक पैनल्स हो गया, सीलिंग्स हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। थर्ड वन इज वॉल्यूम ऑफ रूम। अब देखो इरेगुलर शेप जो होते हैं ना, लाइक बहुत ही ज़्यादा बड़े रूम हो गए तो वो इको प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा छोटे रूम हो गए तो वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो रेमेडी ये है कि हमें डिफ्यूजिंग एलिमेंट्स यूज़ करने चाहिए, और जो भी वॉल पैनल्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करने चाहिए जो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कंट्रोल करे और बैलेंस करे। फोर्थ वन इज सरफेस मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी हार्ड मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ग्लास, मेटल, कॉन्क्रीट, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो सॉफ्ट सरफेस होते हैं, कारपेट, कर्टेंस, वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो रेमेडी ये है कि बैलेंस हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल टू मैनेज रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। बेसिकली वही कि आपको बैलेंस करना चाहिए, आपको ज़्यादा इको भी नहीं करना है और कम इको भी नहीं करना है, आपको बैलेंस रखना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूम। फिफ्थ वन इज ऑडियंस एंड ऑक्यूपेंसी। एज यू नो द फैक्टर कि हम पब्लिक और पीपल को भी एज ऑब्जेक्ट अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि पीपल जो है वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 लोगों के ऑक्यूपेंसी जितना लेआउट डिज़ाइन कर लिया है किसी रूम का, और उसमें 200 लोग आ गए, तो आपका साउंड क्या होगा, स्पीकर का साउंड ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, जो कि व्यू को ख़राब करता है बेसिकली। और अगर 100 लोगों में से सिर्फ 50 आए तो भी वो साउंड को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें भी हमारा व्यू ख़राब हो रहा है। तो बेसिकली रेमेडी ये है कि जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से आप डिज़ाइन करो लेआउट को। सिक्स्थ वन इज़ बैकग्राउंड नॉइज़। अभी फैक्टर क्या है कि एक्सटर्नल नॉइज़ जो होती है ना, जैसे कि ट्रैफिक नॉइज़ हो गई, मशीन्स हो गई, व्हीकल नॉइज़ हो गया, वो हमारी स्पीच को ना अफेक्ट करता है, क्योंकि ये वॉइस बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है, क्लैरिटी को अफेक्ट करती है स्पीच की। तो इसमें रेमेडी ये है कि भाई डोर क्लोज करके रखो, विंडोज़ क्लोज करके रखो, कर्टेन लगाओ, मिनिमम नॉइज़ बाहर के अंदर आने चाहिए, ऐसे आपको साउंड प्रूफ स्ट्रैटेजी लगानी होती है। सेवंथ वन इज साउंड ट्रांसमिशन बिटवीन रूम्स। बहुत सारे रूम्स ऐसे होते हैं जिसमें प्राइवेसी नहीं होती, यहाँ आप कुछ बोलो तो सामने वाले को सुनाई देगा, बाजू वाले को सुनाई देगा। तो रेमेडी ऐसी है कि हमें साउंड प्रूफ पोर्शन यूज़ करने चाहिए। अगर किसी इसमें गैप है तो वो सील कर देना चाहिए, हमें वॉल्स एंड डोर्स यूज़ करने चाहिए ताकि साउंड की प्राइवेसी रहे, वो ट्रांसमिशन कम हो। एट्थ वन इज पोर्शन ऑफ स्पीकर एंड लिसनर। जब भी आप इम्प्रॉपर प्लेसमेंट करते हो स्पीकर या फिर लिसनर की, तो वो अनइवन साउंड डिस्ट्रीब्यूट को लीड करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्पीकर स्टेज पे खड़ा करा है, मेरे पास 4 रो है स्टूडेंट की, उन 4 रो में से मैंने सिर्फ 2 रो रखी है और 2 रो को मैंने उनके पीछे एडजस्ट करा दिया है। तो क्या होगा, अभी जो स्पीकर बोलेगा वो सिर्फ सामने वाले बच्चों को सुनाई देगा, पीछे वाले बच्चों को नहीं सुनाई देगा। सो अगर हम इसकी रेमेडी देखें तो हम स्पीकर को माइक्रोफोन प्रोवाइड करा सकते हैं, क्लास में स्पीकर लगा सकते हैं। हम ये इंश्योर करेंगे कि क्लास में इक्वली साउंड डिस्ट्रीब्यूट हो, और उसी हिसाब से हम जो स्टूडेंट्स है या भी इंडिविजुअल है, जो लिसनर है, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट वैसी कराएंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अकोस्टिक प्लानिंग ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग्स। इसमें देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक बिल्डिंग के लिए डिफरेंट अकोस्टिक प्लानिंग होती है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे क्लासरूम के लिए रिवर्बरेशन टाइम कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा रिवर्बरेशन टाइम होता है तो टीचर्स के वर्ड्स क्या होंगे, कोलैप्स करना स्टार्ट कर जाएंगे और बच्चों को वो समझ में नहीं आएगा, यानी कि क्लियरिटी नहीं होगी साउंड में। अवॉइड इको ज़्यादा नहीं करना है, वही रीज़न। और यूज़ सॉफ्ट बोर्ड एंड सीलिंग टाइट्स, जिससे क्या होगा, बैलेंस रहेगा आपका, ज़्यादा रिवर्बरेशन भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। सेकेंड वन इज ऑडिटोरियम में क्या चाहिए, हमें बैलेंस रिवर्बरेशन चाहिए और एक्सटर्नल नॉइस नहीं चाहिए। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, साउंड सिस्टम प्रिपेयर करते हैं एंड वॉल प्लानिंग भी प्रिपेयर करते हैं। थर्ड वन इज स्टूडियो में हमें ज़्यादा से ज़्यादा साउंड प्रूफिंग मटेरियल चाहिए होते हैं, बाथ स्ट्रैप चाहिए होता है, डिफ्यूजर चाहिए होता है और फोम वॉल चाहिए होती है।